हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम बैक्टीरिया ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंस पढ़ रहे थे और कुछ बैक्टीरियाज और उनसे होने वाली डिजीज़ के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम एक डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ डायरिया। अब डायरिया जो है वो देखा जाए तो कॉमनली हर इंसान को कभी ना कभी होता ही है। अगर फूड पॉइजनिंग की बात करें या फिर पेट ख़राब होने की बात करें, अपसेट स्टोमक की बात करें, तो ये होता है, लाइफ टाइम में कभी ना कभी ज़रूर होता है। तो डायरिया के बारे में बात करें तो इतना तो आप लोगों को सबको पता होगा कि डायरिया में बेसिकली क्या होता है, आपका जो बॉडी है उससे वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिस्चार्ज होता है। वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिस्चार्ज होता है और आपका बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो सकता है या डिहाइड्रेट होता है डायरिया के केस में। ठीक है, तो डिस्चार्ज या फिर लॉस ऑफ वाटर, चाहे वो वॉमिट के फॉर्म में हो, चाहे वो स्टूल के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में वाटर जो है वो डिस्चार्ज होगा। ठीक है, आगे अपन देखते हैं। ये जो कंडीशन है, हैविंग एटलीस्ट 3 बॉवल मूवमेंट या फिर लूज बॉवल मूवमेंट, लूज बॉवल मूवमेंट ईच डे। ठीक है, एटलीस्ट 3 लूज बॉवल मूवमेंट, मतलब 3 बार एटलीस्ट हो सकता है कि आपको स्टूल एक्सक्रीट करना पड़े यहाँ पे 3 बार, या फिर ये होता है कि आपके शरीर से जो वाटर है, जो क्वांटिटी ऑफ वाटर जो नॉर्मल डेज में निकलती है, या फिर यूरिन के फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में, जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर आपके शरीर से निकलता है उसके मुकाबले कई गुना ज़्यादा, 3 से 4 गुना ज़्यादा जो पानी है वो आपके शरीर से निकल जाता है और काफ़ी पानी आपके शरीर से निकल जाता है। ठीक है, उसके आगे अपन देखते हैं। रिजल्ट्स इन डिहाइड्रेशन एंड लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड। लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड। ठीक है, डिहाइड्रेशन और शरीर में जो पानी है या फिर शरीर का जो पानी है उसमें लॉस हो सकता है। उसके बाद अपन देखते हैं generally related to a, it is generally related to a disease in responsiveness, डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस। एक जो आप नॉर्मली जितने एक्टिव रहते हो, किसी चीज़ के प्रति आप जितने एक्टिव रहते हो, अगर आपको डायरिया है तो आप काफ़ी इनएक्टिव फॉर्म में दिखोगे, काफ़ी लूज दिखोगे, काफ़ी आप इनएक्टिव दिखोगे, थके हुए दिखोगे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर से दिखोगे। ठीक है, या कमज़ोर से फील भी करोगे। सो रिलेट्स टू अ डिक्रीज रिलैक्सेशन या फिर रिलैक्सिवनेस। ठीक है, या रिस्पॉन्सिवनेस। उसके आगे अगर बात करें तो वीकनेस होगी, वीकनेस आपको हो सकती है, थकान हो सकती है, कमज़ोरी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आगे अगर देखें, डायरिया के जो कॉजेज़ हैं उसमें कई अलग अलग प्रकार के कॉजेज़ पाए गए हैं। डायरिया जो है वो बेसिकली किसी एक एजेंट के थ्रू, किसी फिक्स स्पेसिफिक एजेंट के थ्रू नहीं हो रहा है, वो अलग अलग टाइप के केसेस में अलग अलग एजेंट्स यहाँ पे डायरिया को कॉज करते हुए पाए गए हैं। डायरिया जो है वो वायरस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है, कुछ पैरासाइट से, कुछ पैरासाइटिक एनिमल्स से या ऑर्गेनिज्म से भी हो सकता है। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग जो एजेंट हैं वो डायरिया कॉज कर सकते हैं और आपके शरीर को बीमारी दे सकते हैं। ठीक है, उसके आगे अपन देखें
जो डायरिया है वो बेसिकली रिलेटेड है स्टमक इन्फेक्शन से, पेट में इन्फेक्शन से रिलेटेड है। और जो ये स्टमक इन्फेक्शन है इसको हम नॉर्मली गैस्ट्रोइंटेराइटिस भी बोलते हैं। स्टमक इन्फेक्शन जो है ये जो डायरिया है क्या है, स्टमक इन्फेक्शन है, और इसको अपन गैस्ट्रोइंटेराइटिस भी बोलते हैं। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेराइटिस। ठीक, अब आगे अपन चलते हैं। अब ये जो इन्फेक्शन है ये फैल कहाँ से रहा है, ये इन्फेक्शन आएगा कैसे? तो इन्फेक्शन नॉर्मली कॉन्टामिनेटेड वाटर, या फिर आगे अगर अपन देखें तो कॉन्टामिनेटेड वाटर से, कॉन्टामिनेटेड फूड से, इन सब चीज़ों से ये जो इन्फेक्शन है वो आपके शरीर में आ सकता है। ठीक है, उसके आगे अपन देखते हैं। अब ये जो बीमारी है डायरिया, ये बेसिकली आपको हर कंट्री में मिल जाएगी, हर कंट्री, हर जगह आपको ये बीमारी से इन्फेक्टेड लोग मिल ही जाएंगे नॉर्मली। अगर आपका जो डेली रूटीन में जो फूड प्रोडक्ट है वो भी किस तरह का आप कंज्यूम करते हो, वो कितना, और दूसरी चीज़ कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो किस तरह का है, आपकी जो सराउंडिंग है वो किस तरह की है, उस पर भी ये चीज़ें डिपेंड करती है कि कितनी क्लीनिनेस है, कितनी साफ़ सफाई है। अगर गंदगी है तो चांसेस होने के, जो डायरिया होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके आगे अपन देखते हैं कि ज़्यादातर देशों में और ज़्यादा जगहों पे पाया गया है कि जो बच्चों में ये बीमारी है वो काफ़ी घातक हो सकती है। बच्चों में ये जो डायरिया की बीमारी है वो ज़्यादा घातक हो सकती है। ठीक है, आगे अपन देखते हैं। ऑकर्स मोस्टली इन children, occurs mostly in children which they are who are less than 5. Less than 5, 5 साल की उम्र से कम साल के जो बच्चे होते हैं उनमें नॉर्मली ये कॉज होता है डायरिया। नॉर्मली उनके पेट में गड़बड़ी होती है, छोटे बच्चे जो होते हैं 5 साल से कम उम्र के। ठीक है, उसके बाद अगर डायरिया प्रोलॉन्ग्ड हुआ, मतलब प्रोलॉन्ग डायरिया मतलब अगर लंबे समय तक ये डायरिया कंटिन्यू रहा तो इसके क्या प्रभाव पड़ सकता है। अगर डायरिया बहुत लंबे समय तक रहा तो इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। अगर लंबे समय तक डायरिया रहा तो स्टंटेड ग्रोथ, मतलब जो ग्रोथ है वो इनकम्प्लीट होगी, जो ग्रोथ है वो इनकम्प्लीट टाइप की होगी। ठीक है, उसके आगे अपन देखते हैं और क्या हो सकता है। पुअर रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेस काफ़ी जो हैं पुअर होंगे, जो भी बच्चा होगा या फिर जो भी इंसान होगा उसमें, अगर बहुत लंबे समय तक डायरिया कंटिन्यू रहा तो। ठीक है, लेथार्जिक बॉडी, जो बॉडी है उनकी वो लेथार्जिक रहेगी, मतलब कि बहुत ज़्यादा थकावट वाली, बहुत ज़्यादा थकान महसूस करेंगे। जिस इंडिविजुअल को ये बीमारी होगी वो बहुत फैटिग, बहुत थकान महसूस करेंगे। ठीक है, आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट और कुछ पॉइंट्स देखते हैं डायरिया के बारे में। ये आई होप आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटाता हूँ मैं। आगे कुछ और पॉइंट्स देखते हैं कि डिज़ीज़ जो है कई प्रकार के माइक्रोब्स से ये फैलती है, अलग अलग टाइप के माइक्रोब्स से फैलती है। कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज़ होते हैं, कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज़ होते हैं। लाइक प्रोटियस वल्गरिस से ये फैल सकता है, उसके बाद शिगेला से फैल सकता है, शिगेला फ्लेक्सनरी से, उसके बाद प्रोटियस मॉर्गनी से फैल सकता है।
ई कोलाई से फैल सकता है, एशेरिया कोलाई। उसके अलावा भी कई सारे हैं, कुछ पैरासिटिक फॉर्म है एंटेमीबा हिस्टोलाइटिका टाइप का, उससे भी ये डिजीज़ कॉज हो सकता है, ठीक है। और सबसे मेजर क्या है, जो इन्फेक्शन होने का सबसे मेजर कारण जो है वो क्या है, इन्फेक्शन होने का सबसे मेजर कारण है यहाँ पे कंटामिनेशन। कंटामिनेशन अब वो कहीं पे हो, अगर फूड पे कंटामिनेशन हो, आपके हाथों पे कंटामिनेशन हो, आपके एनवायरनमेंट में कंटामिनेशन हो, उस कंटामिनेशन से आपके शरीर में इन पैथोजेंस का जाना और आपके शरीर में जाके आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसको इन्फेक्ट करना और डायरिया कॉज करना, ये सबसे बड़ा कारण जो इसके पीछे है वो है कंटामिनेशन। वो है अलग जगह पे जिस तरह की गंदगी आप पाई जाती है, उस गंदगी में अगर ये पैथोजन प्रेजेंट हैं तो ये इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं और आपको बीमार कर सकते हैं। अब बात करें इनके पैथोजेनिसिटी की, तो पैथोजेनिसिटी की बात करें तो किस तरह से डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। अब ये जो पैथोजेंस हैं ये फूड के थ्रू आपके शरीर में एंटर करके आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाते हैं, आपके जीआई ट्रैक्ट में जाते हैं। और जीआई ट्रैक्ट में जो विलाई प्रेजेंट होता है, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में गए, गोज इनटू जीआई ट्रैक्ट थ्रू माउथ। अब माउथ में कहाँ से आए, फूड के द्वारा। अब जब ये जीआई ट्रैक्ट में पहुँच गए तो जीआई ट्रैक्ट में जो विलाई प्रेजेंट है उसको ब्रेक करके ये ब्लड में चले जाते हैं, ओके। It destroys the villi and goes into या mix with blood stream, ठीक है। Enter into the blood stream, ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाते हैं या ब्लड स्ट्रीम में ये चले जाते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में माउथ से आए, माउथ में आए ये फूड से, और उसके बाद वहाँ पे विलाई को ब्रेक करके ये ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाते हैं और वहाँ पे ये क्या कर सकते हैं, इन्वेड ब्लड सेल्स। दे इन्वेड ब्लड सेल, ब्लड सेल में इन्वेजन करते हैं, ठीक है। उसके आगे अपन देखें कि बेसिकली ब्लड सेल को इन्वेड करने का मतलब जो आरबीसीज होते हैं उसको ये घेरते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। क्या करते हैं, आरबीसीज जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको घेरते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। नॉर्मली ये आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। कुछ स्ट्रेन्स जो होते हैं वो टॉक्सिन का भी प्रोडक्शन करते हैं, कुछ स्ट्रेन्स जो होते हैं वो टॉक्सिक का भी प्रोडक्शन करते हैं। ये क्या करते हैं, सराउंड आरबीसी एंड डिस्ट्रॉय देम, है ना। सराउंड आरबीसी एंड डिस्ट्रॉय देम। उसके बाद कुछ स्ट्रेन्स जो हैं वो टॉक्सिन का भी प्रोडक्शन करते हैं जो कि शरीर में जो वाटर बैलेंस है उसको डिसबैलेंस कर देता है, उसको अल्टर कर देता है। शरीर के वाटर बैलेंस को जो है वो चेंज करता है, डिसबैलेंस कर देता है, ठीक है। उसके आगे अपन देखते हैं, शरीर का वाटर बैलेंस हो गया, टॉक्सिन प्रोडक्शन करने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं, टॉक्सिन प्रोडक्शन करने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं शरीर में, जीआई ट्रैक्ट में और ब्लड स्ट्रीम में मिल जाते हैं, वो जो है शरीर का जो वाटर बैलेंस है उसको भी अल्टर कर देते हैं, ठीक है। और शरीर का वाटर बैलेंस जब अल्टर होता है वो कारण होता है आपके शरीर के डिहाइड्रेशन का। मतलब आप डिहाइड्रेट होते हो, उल्टी आती है आपको बार बार, तो आप इस तरह से डिहाइड्रेट हो जाते हो। क्या क्या कॉज कर सकता है, कॉजेज, नोजिया, क्रैम्प्स, एब्डोमिनल पेन या एब्डोमिनल ब्लॉटिंग, नोसिया, क्रैम्प्स। नोसिया किसको बोलते हैं, नोसिया, क्रैम्प्स, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग, फ्रीक्वेंट स्टूल पासिंग, क्रैम्प्स, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग। नोसिया का मतलब होता है
जैसे होता है ना कि उल्टी करने से पहले आपका मन थोड़ा सा ख़राब होने लगता है, आपको लगता है कि आपको उल्टी आने वाली है, उस समय आपको फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा। जब आपको उस तरह का मूड बन जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ उल्टी होने वाली है पर उल्टी हुई नहीं है, तो उस जो टाइम फेज़ होता है वो होता है आपका नोज़िया वाला, ठीक है। तो ये कॉज कर सकता है, क्रैम्प्स कॉज कर सकता है। क्रैम्प्स कॉज करने का मतलब कि आपका शरीर बेसिकली पेट वाला रीजन, क्योंकि ये इन्फेक्शन पेट में हो रहा है तो पेट में आपको दर्द महसूस होगा, जो अपन बोलते हैं गुड़गुड़ाहट होती है पेट के अंदर, उस तरह से वैसे ये दर्द कॉज करता है, क्रैम्प्स करता है। मतलब एक तरह से एक इनवॉल्यूंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। डायरिया किसी को पेट पे हाथ रखोगे ना तो ऐसा लगेगा अंदर से मसल अपने आप कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। तो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, मसल जो सिकुड़ते हैं उससे दर्द उत्पन्न होता है, दर्द पैदा होता है, वो होते हैं आपके क्रैम्प्स, ठीक है। एब्डोमिनल ब्लॉटिंग की बात करें तो एब्डोमिनल ब्लॉटिंग हुई मतलब एक्सेस गैस प्रोडक्शन, गैस का प्रोडक्शन होता है आपके स्टमक के एरिया में। तो एक्सेस गैस प्रोडक्शन, क्रैम्प्स मतलब इनवॉलेंट्री मसल की जो मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है वो, और नोज़िया मतलब कि जो फेज़ होता है जब उल्टी होने वाली होती है वो, ये सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। आगे अपन देखते हैं, ये चीज़ तो हमने देख ली कि चिल्ड्रन में ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी होता है, डेंजरस भी होता है, ठीक है। तो इंडिया क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होता है। और कई इंडिया में ही अगर बात करें तो कई बच्चे हैं जो हर साल डेथ हो जाती है जिनकी इस डायरिया के कारण। बट अब अगर अपन बात करें कि डायरिया के कारण बेसिक डेथ होती है या नहीं होती है, ये अब क्लियरली नहीं बोल सकते, पर हाँ डायरिया के कारण जो शरीर कमज़ोर हो जाता है तो उस कमज़ोर शरीर पे बाहरी दूसरे पैथोजन के अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और उस समय अगर कोई बाहरी पैथोजन का अटैक हुआ जबकि हमारा शरीर काफ़ी कमज़ोर है उस समय, तब उससे लड़ने की क्षमता हमारे पास बहुत कम रहती है या नहीं रहती। उस समय बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि किसी इंडिविजुअल की या किसी बच्चे की डेथ हो जाए, क्योंकि हमारा शरीर पहले से बीमार है, हमारा शरीर ऑलरेडी एक बीमारी से लड़ रहा है, और उस समय अगर कोई दूसरी बीमारी आ जाए तो उसका अंदर आना, हमें इन्फेक्ट करना काफ़ी आसान हो जाता है। और जब दो इन्फेक्शन एक साथ हो जाए तो सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इस कारण से कई बच्चों की डेथ हो जाती है हर साल इंडिया में। उसके बाद अगर अपन बात करें तो ये जो डिज़ीज़ है और भी कई तरह की चीज़, फूड पॉइजनिंग, वॉमिट, ये सारी चीज़ें जो है होती रहती है, ठीक है। आगे अपन बात करें तो नॉर्मली अगर अपन बात करें एक नॉर्मल डे की, मतलब जब एक पर्सन हेल्दी रहे तो नॉर्मली एक पर्सन अप्रॉक्स 8 लीटर तक पानी, 7 से 8 लीटर तक पानी पीता है और 100 ml से 150 ml तक पानी एक्सक्रीट करता है। 7 से 8 लीटर पानी पीता है और 100 से 150 ml तक पानी जो है वो एक्सक्रीट करता है अपने बॉडी से आउट, एक्सक्रीट आउट करता है, ठीक है। बेसिकली मोस्टली यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट करता है। पर जब डायरिया का केस होता है तो ये जो एक्सक्रीशन जो रेट है ना वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि शरीर में पानी रुकता नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपके शरीर में जो हाइड्रेटेड, जो अब पानी आपके शरीर को हाइड्रेटेड करता है, आपके शरीर में पानी की कमी पानी ही पूरी करेगा ना। लिक्विड आपके शरीर में जाता है, चाहे वो किसी के फॉर्म में हो, लिक्विड जो जाता है, जो पानी है वो, तो नॉर्मल डे में तो पानी नॉर्मल कम निकलता है, पर जब डायरिया आपको हो जाएगा तो उस समय आपके शरीर में से बहुत पानी निकलने लगेगा। एक टाइम आप देख लो, अगर किसी उल्टी तो मेरे ख्याल से सभी को आई होगी कभी ना कभी, तो उस समय क्या होता है, एक टाइम के बाद कुछ निकलना ही बंद हो जाता है। जब आप बहुत ज़्यादा उल्टी कर देते हो उसके बाद शरीर के अंदर जो पर्टिकुलर जगह पानी स्टोर था, जो पानी था वो सब निकल चुका है, तो आप पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो जाओगे। और एक चीज़ ध्यान देना, जैसे ही आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी ना, फिर आपका गला सूखना स्टार्ट होगा अचानक से। आप इस चीज़ पे ध्यान देना, गला सूखना स्टार्ट होगा, आपके सर में दर्द होना स्टार्ट होगा अगर आपने बहुत हैवी आपको उल्टी आ चुकी है तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है जब आपके शरीर में से एक्सेसिव वाटर लॉस हो जाता है, ठीक। उसके आगे अपन देखते हैं कि ये जो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक कंडीशन है जिसमें कई और पैथोजेंस हैं वो इस डिज़ीज़ को कॉज कर सकते हैं। लाइक विब्रियो ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है विब्रियो, वो साल्मोनेला, क्लोस्ट्रीडियम, बैसिलस, स्टेफाइलोकोकस, कैम्पाइलोबैक्टर, ऐसे जो बैक्टीरियाज हैं वो सब भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में इस डिज़ीज़ को कॉज कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे अपन देखते हैं कि कुछ प्रोटोजोआज भी हैं
जैसे कि आप बात करो एंटमीबा या फिर बैलेंटीडियम, ये सब भी जो है वो कॉज कर सकते हैं इस बीमारी को। आगे अपन आते हैं डायग्नोसिस पे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इसकी डायग्नोसिस की बात करते हैं, मतलब पहचाना कैसे जाए। तो डायग्नोसिस की बात करें तो जो फीकल मैटर या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको कल्चर करके हम पता लगा सकते हैं कि ये बैक्टीरिया, पर्टिकुलर बैक्टीरिया है और पर्सन को डायरिया कॉज किया है या नहीं, ठीक है। उसके बाद कुछ टेस्ट होते हैं जैसे वाइडल टेस्ट। वाइडल टेस्ट बेसिकली किसके लिए होता है? बेसिकली हम देखते हैं कि साल्मोनेला टाइफाई के लिए ये वाइडल टेस्ट होता है। इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर को जो इंडिविजुअल है उसको कौन से बैक्टीरिया ने अटैक किया है, कौन सी बीमारी हुई है, ठीक है। आगे अपन देखते हैं कि डायरिया का जो मेन कॉजेटिव एजेंट है वो यहाँ पे ई कोलाई है। आप ई कोलाई को मार्क कर लो कि ई कोलाई इज़ सपोज टू बी द मोस्ट या मोर कॉजेटिव एजेंट ऑफ डायरिया। डायरिया होने वाले जितने भी एजेंट्स हैं उसमें सबसे फ्रीक्वेंट या सबसे ज़्यादा अमाउंट में डायरिया कॉज करने वाला जो एजेंट है वो है ई कोलाई। ऐसे तो बहुत सारे हैं पर ई कोलाई मैक्सिमम अमाउंट में डायरिया कॉज करता है इंडिविजुअल्स में, ठीक है। उसके बाद आप आते हैं थेरेपी और ट्रीटमेंट में। अब हमने देखा सबसे पहला चीज़ हमने क्या देखा कि ये जो हमने पूरा डिस्कशन किया उसमें हमने देखा सबसे बड़ा कारण जो है इस डिजीज़ के फैलने का वो है गंदगी, कंटामिनेशन। तो कंटामिनेशन को जिस भी तरीके से रोका जा सके वो सब इसके ट्रीटमेंट के अंडर में आएंगे। जितनी भी चीज़ें हैं या फिर प्रिकॉशंस के अंडर में आएंगे। इसको अगर आपको कंट्रोल करना है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाइजीन मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, कंटामिनेशन से दूर रखना पड़ेगा, फूड को अच्छे से हाइजीनिक फूड आपको लेना पड़ेगा। अगर उस फूड में कंटामिनेशन है तो डायरिया होने के चांसेस होंगे, अगर उस फूड में कंटामिनेशन नहीं है तो चांसेस बहुत कम होंगे, ठीक है। तो आपको डिकंटामिनेटेड फूड आपको कोशिश करनी है सैनिटाइजेशन की, मतलब स्वच्छता बना के रखनी है। आपको कोशिश करनी है कि आप कोई भी कंटामिनेटेड फूड ना खाएं, किसी कंटामिनेटेड इन्वायरमेंट में आप ना जाएं या फिर गंदगी में, कचरे में, उन चीज़ों से बच के रखें। जो घर में वेस्ट प्रोडक्ट जमा रहते हैं उनको ना जमा रहने दें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इनको कंट्रोल किया जा सकता है। ट्रीटमेंट की बात करें अगर अपन तो यहाँ पे कई एंटीबायोटिक्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। पेनिसिलिन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एम्पिसिलिन यूज़ कर सकते हैं, सिफेलोस्पोरिन यूज़ कर सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर बात करें तो हम एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं लाइक पेनिसिलिन, उसके बाद एम्फिसिलिन, उसके बाद टेट्रासाइक्लिन। तो पेनिसिलिन, एम्फिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, सिफेलोस्पोरिन और भी बहुत सारे हैं ऐसे, सिफेलोस्पोरिन, ये सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा नॉर्मली WHO से रिकमेंडेड एक सॉल्यूशन है जो कि पूरे वर्ल्ड में किसी को भी अगर डायरिया होता है तो ये दिया जाता है। बेसिकली जो बच्चे हैं उनको तो ज़रूर ही दिया जाता है, विच इज़ नोन एज ORS। ORS जो है वो WHO के द्वारा रिकमेंडेड एक सॉल्यूशन है जो कि, या फिर रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है जो कि दिया जाता है ताकि आपके शरीर में जो वाटर अमाउंट कम हुआ है वो वापस से ठीक हो सके, ठीक है। अब अपन देखते हैं ये जो ORS का मतलब क्या हुआ, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल सॉल्यूशन माउथ से हम लेते हैं, एंटर करते हैं। रिहाइड्रेशन क्योंकि शरीर को वापस से हाइड्रेट करता है, रिहाइड्रेट करता है, और सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS, इसका फुल फॉर्म लिख लेना, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन, फिर से हाइड्रेशन, RE, ठीक है। उसके बाद इसका कॉम्पोजिशन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन जो है, सोडियम क्लोराइड जो है वो 3.5 ग्राम के अप्रोक्स प्रेजेंट होती है यहाँ पे इस एक पैकेट में। उसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट रहता है 2.5 ग्राम के आसपास। नेक्स्ट चीज़ अगर अपन देखें तो है पोटेशियम क्लोराइड।
एंड फोर्थ एंड फाइनल थिंग इज़ ग्लूकोज। ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती है और ये सब मिलके बनाती हैं ORS। ORS की कंपोजिशन सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड और ग्लूकोज। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलके बनाती है आपके ORS का पूरा घोल तैयार करती हैं। इसको पानी में मिलाओ और जिसको भी ये हुआ है डिहाइड्रेशन अभी या डायरिया हो रखा है, जिसको भी वाटर का एक्सेसिव लॉस हो रहा है कंटिन्यूसली, उसको आप ORS दें तो जो वाटर है वो रिटेन करेगा आपके शरीर के अंदर, वाटर की जो लॉस है वो आपकी फुलफ़िल होगी। ठीक है, तो ये था आपका बेसिकली डायरिया के बारे में। बेसिकली डायरिया के बारे में बहुत लोगों को मैक्सिमम चीज़ें पता रहती हैं, क्योंकि कई लोग जानते हैं इसको, कई लोग क्या मैक्सिमम लोग ही जानते हैं डायरिया के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है, क्या फ़ील होता है, तो इन सब के बारे में सबको पता रहता है। तो आज का ये था बेसिकली डायरिया के बारे में। हमने देखा कि डायरिया कैसे होता है, बेसिकली जो कारण क्या है वो कंटामिनेशन है, कैसे रोक सकते हैं। कई सारे एंटीबायोटिक्स हैं और ORS है जो कि जनरली बच्चों को दिया जाता है अगर उनको डायरिया होता है, तो दस्त जिसको हम बोलते हैं, दस्त रोकने के लिए दिया जाता है। सो आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको और ये वीडियो पसंद आई हो। सो ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।